दोस्तों, ये बड़े शहर में सड़क के किनारे एक भिखारी सोया हुआ था। तभी गोलियों की तड़तड़ से वह उठकर बैठ जाता है और देखता है कि 4-5 क्रिमिनल हाथों में पिस्टल लिए एसपी साहब के ऊपर फायर कर देते हैं। एसपी साहब भी हाथों में पिस्टल लिए उनका मुकाबला कर रहे थे और वह भी फायर कर रहे थे, बचते बचाते हुए, क्योंकि एसपी साहब खुले में थे और वह चारों पांचों एक गाड़ी के आड़ में। तभी दो गोली एसपी साहब को लगती है, एक हाथ में एक पैर में। एसपी साहब पैर पकड़कर कराते हुए और वो भी नीचे गिर जाते हैं। जब उन गुंडों ने देखा कि एसपी साहब के हाथ से पिस्टल नीचे गिर गया है तो चारों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और मुस्कुराते हुए, पिस्टल लहराते हुए, ठहाका लगाते हुए बोलते हैं, अब तेरा क्या हो गया एसपी साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं, पुलिस वाला हूँ, मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराऊंगा और मौका मिले तुम जालिमों का सब गिरा जाऊंगा। उनमें से एक अपराधी बोलता है, रस्सी जल गई लेकिन बल उसके नहीं गए। बाकी तीनों और चारों ठहाका लगाने लगते हैं और हाथों में पिस्टल लिए हुए वो एसपी की तरफ बढ़ते हैं। एसपी साहब अब समझ चुके थे कि अब उनका शहीद होने का वक्त आ गया है। वह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी दोस्तों 4 धमाका होता है और जो गुंडे थे वो चारों पांचों भरभरा के ज़मीन पर गिर गए थे। एसपी साहब इधर उधर देखते हैं, तभी उनकी नज़र भिखारी के आके अटक जाते हैं। जो भिखारी रोड के किनारे लेटा हुआ था वह पिस्टल में फूंक मारता हुआ अपने गंदे से थैले में पिस्टल को छुपा रखा था। देख एसपी साहब को बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है, एक भिखारी इतना सॉलिड निशाना कैसे लगा सकता है। तभी वह भिखारी एसपी साहब की ओर देखकर बोलता है, कैसे हो अरुण, ठीक हो ना। अब एसपी साहब बिल्कुल असमंजस में पड़ जाते हैं। एसपी साहब मन ही मन सोचते हैं, अभी मेरे मुंबई आकर 10 दिन हुए हैं और 10 दिन के अंदर ये मेरा नाम कैसे जानता है और मुझे पहचानता कैसे है। दोस्तों, वो भिखारी कौन था और एसपी साहब को कैसे पहचानता था, उसका निशाना इतना तगड़ा कैसे था, इतना सटीक निशाना कैसे लगा, आखिर क्या है इस रहस्य कहानी उस भिखारी का। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी बिहार के गांव से शुरू होती है। वहां 2 दोस्त रहा करते थे, अरुण और विशाल। दोनों के पिता फौज में थे। दोनों बच्चों के खून में देशभक्ति भरी हुई थी। वह बचपन से ही देशभक्त टाइप के बच्चे थे और स्कूल में हर गेम में एक्टिव रहते थे। जब वे दोनों हाई स्कूल में जाते हैं तो एनसीसी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे करके दोस्तों समय गुजरता है। अब वो 10वीं पास करके कॉलेज में आ चुके थे। अब कॉलेज में एनसीसी में उनको फायरिंग कराई जाती है। दोनों को फायरिंग के तरीके सिखाए जाते हैं। दोनों ध्यान लगाकर सब कुछ सीखते हैं। दोस्तों, नंबर 1 निशानेबाज बन जाते हैं। अब इस निशानेबाजी की वजह से उनके कॉलेज में उन्हें बहुत सारा प्राइज मिला था, मेडल भी मिला था। लोग वाह वाह कर रहे थे, सारे स्टूडेंट उनके दीवाने थे और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भी उन्हें भेंट भी मिला था, सर्टिफिकेट भी मिला था निशानेबाजी का। दोनों अपने कॉलेज का, अपने एनसीसी कैडर का सबसे अच्छे शूटर थे। दोनों अरमान था आईएसपी अधिकारी बनना, आईएसपी अधिकारी बनके अपने समाज देश की सेवा करना ताकि क्राइम को जड़ से मिटा सके। दोस्तों, अरुण और विशाल दोनों एक साथ, फेमस डायलॉग था, चीर कर बहा दूंगा लहू सीने को, चीर कर बहा दूंगा लहू सीने को। और यही तो मज़ा है वर्दी में जीने का। दोस्तों, समय बीतता है, दोनों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। अब वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यूपीएससी का फॉर्म भर देते हैं। दोनों बहुत ही जिद्दी थे, बहुत ही जुनूनी थे और यूपीएससी करते थे। यूपीएससी पास कर जाते हैं और आईपीएस अधिकारी बन जाते हैं। कहते हैं ना दोस्तों, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, उनके साथ भी ऐसा ही होता है और वो जीत जाते हैं, यूपीएससी कंप्लीट कर लेते हैं। अब दोस्तों, दोनों दोस्त बहुत ही खुश हो जाते हैं। उनके मौका मिल गया कि समाज सेवा का अपने पिता को बताते हैं कि उनके पिता भी बहुत ही खुश हो जाते हैं, गांव के लोग भी खुश हो जाते हैं। अब समय आ जाता है दोनों को ट्रेनिंग में जाने का। दोनों ट्रेनिंग में जाते हैं और मन लगाकर सीखते हैं, बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग करते हैं और अपने कैडर का नाम रोशन करते हैं और अपने कैडर का सबसे अच्छा स्टूडेंट साबित होते हैं। वहाँ भी उन्हें निशानेबाजी में मेडल मिलता है और अपने कोर्स का बेस्ट फायर होते हैं। वे दोनों दोस्त अब बिछड़ने वाले थे, अब उनका समय आ गया था।
दोनों एक दूसरे से अलग होने का, क्योंकि वो ट्रेनिंग समाप्त हो गई थी। विशाल की पोस्टिंग मुंबई कर दी जाती है और अरविंद को पोस्टिंग उत्तर प्रदेश कर दी जाती है। अब दोनों दोस्त अपने अपने जगह पर अपने अपने एरिया का माफिया का सफाया करना शुरू कर देते हैं। दोनों अपने अपने इलाके के थाने में एक बोर्ड लगवाते हैं, वहाँ लिखवाते हैं, दिन हो या रात पुलिस हमेशा आपकी सेवा के लिए आपके साथ। दोस्तों इसका पब्लिक पर बहुत असर पड़ता है, पब्लिक उन पर भरोसा करने लगती है। आपको पता है दोस्तों, मुंबई महानगर है, यहाँ क्राइम बहुत बड़े पैमाने पर होती है और विशाल साहब यहाँ क्राइम समाप्त करने का ठान लेते हैं और माफियाओं को एनकाउंटर करना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों माफियाओं में दहशत तो हो गई थी, लेकिन उनके अंदर एक जिद सी हो गई थी विशाल को समाप्त कर देना। अब बड़े बड़े माफिया आपस में मीटिंग करने लगे थे कि अगर मुंबई में रहना है तो चैन से, तो अगर बड़े पैमाने पर काम करना है तो विशाल एसपी को अपने लाइन से हटाना ही पड़ेगा, रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। पहले तो बड़े बड़े नेता और मंत्री का दबाव डलवाता है अफसर के ऊपर कि विशाल एनकाउंटर ना करे, क्योंकि ये पकड़ता नहीं था, मुजरिम को सीधा ठोक दिया करता था, गोली मार दिया करता था, कहता था और करता कुछ और था। तुम सरकारी दामाद नहीं हो, तुम्हें जेल से जाकर खाना क्यों खिलाऊंगा और तुम्हारी सेवा करूंगा, और सीधा इनकाउंटर करता था। अब मुंबई में दोस्तों एसपी विशाल एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाने लगा था, उसकी बड़ी दहशत थी। अब इधर दोस्तों अरुण भी उत्तर प्रदेश में यही काम करना शुरू कर दिया था कि जिसको भी चाहे उसको भी उसका गुनाह के मुताबिक उसे ठोक दिया करता था। उत्तर प्रदेश में माफियाओं को सफाया करना शुरू कर दिया था और यह भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से भी जाने लगा था। अब आए दिन अखबार में, टीवी में, न्यूज़ में विशाल और अरुण का नाम फेमस रहता था। विशाल के ऊपर बड़े अफसरों का दबाव आता था। दोस्तों ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनते रहिए। बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों का दबाव आता कि वो एनकाउंटर ना करे, लेकिन विशाल किसी की बात नहीं मानता, जब भी मौका मिलता वो ठोक देता था। अब माफियाओं की तरफ से, गुंडे की तरफ से विशाल की धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी दोस्तों, लेकिन विशाल इस धमकी की कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि इसकी कोई कमजोरी भी नहीं थी। समय गुजरता है दोस्तों, उसके माता पिता उसे फ़ोन करते हैं कि तुम्हारे लिए एक लड़की हमने देखी है, आके देख लो। दोस्तों विशाल जाता है छुट्टी पर 1 महीने का और गांव जाकर सीधा शादी करके ही वापस आता है। वह अपने माता पिता को बोलता है कि मैं अपनी वाइफ को मुंबई ले जा रहा हूं, और अपने वाइफ के साथ मुंबई आ जाता है। अब दोस्तों यह बात पुलिस महकमे के साथ साथ गुंडा माफिया भी प्रचलित हो गई थी कि विशाल साहब ने शादी कर ली है। अब दोस्तों माफियाओं लोग को एक कमजोरी कड़ी मिल गई थी कि उसकी शादी हो गई है, वो उसकी बीवी के आड़ में हम लोग उसको परेशान करेंगे। अब यह माफिया विशाल को धमकी देते हैं कि अगर तुम एनकाउंटर बंद नहीं किया तो हम तुम्हारी पत्नी को मार देंगे, लेकिन विशाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों 2 साल के बाद विशाल को एक बेटा भी होता है और बेटा बहुत ही सुंदर था, क्योंकि उनका पत्नी भी बहुत सुंदर था। अब विशाल बाप बन चुका था और बहुत ही खुश था अपने जीवन में। तभी दोस्तों माफियाओं ने एक मीटिंग किया और उस मीटिंग में निर्णय होता है कि विशाल की कमजोरी कड़ी उसकी पत्नी और उसका बच्चा है, उसे मार दिया जाए, और सारे मिलकर उसे क्वार्टर पर अटैक कर देते हैं। उस टाइम विशाल ड्यूटी पर था, तभी एक पड़ोसी का फ़ोन आता है और बोलता है साहब आपके घर में कुछ गुंडे ने हमला कर दिया है। विशाल आनन फानन कुछ सोचते नहीं हैं और पुलिस दल लेकर अपने क्वार्टर पर जाता है, तो वहाँ देखता है कि उसकी पत्नी लहूलुहान ज़मीन पर पड़ी हुई है। उसे कई गोलियां लगी थी और छोटे दूध मुँहे बच्चे को भी 2 गोली लगी थी और दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं। अब दोस्तों विकास पागल हो जाता है, बिल्कुल वो पागल सा हो जाता है, क्योंकि वो पत्नी और बच्चे से बहुत प्यार करता था। अब वो कसम खाता है अपनी पत्नी के लाश पर कि इस मुंबई से मैं माफिया को जड़ से मिटा दूंगा। अब दोस्तों विशाल दिन रात ड्यूटी में लग जाता है और माफियाओं को सफाया करना शुरू कर देता है। जहां भी उसे मौका मिलता है उसे ठोक देता है। अब बड़े बड़े अफसर उसे समझाने लगे थे, लेकिन वो किसी के बात नहीं मानता। एक दिन वो अपने बड़े अफसर पर ही पिस्टल तान देता है, बोलता है कि आप अगर माफियाओं को हिदायत सफाया दो करोगे तो एक दिन मैं आपको भी ठोक दूंगा। दोस्तों उसके बड़े अफसर भी डर जाते हैं। जब दोस्तों विशाल किसी के काबू में नहीं आता तो बड़े बड़े माफिया मंत्री, नेता और बड़े अफसर मीटिंग करते हैं कि विशाल को मुख्यालय में भेज दिया जाए। और दोस्तों ऐसा ही होता है, विशाल की पोस्टिंग आती है, उसे मुंबई मुख्यालय में बुला लिया जाता है।
दोस्तों अब यह विशाल सारी चाल समझ जाता है, लेकिन उसने अपनी पत्नी की लाश पर कसम खाई थी, यहाँ क्राइम मुक्त कर दूंगा। अब दोस्तों विशाल भी एक चाल चल देता है। वह अपनी सरकारी गाड़ी से जा रहा था और एक खाई में गाड़ी को गिरा देता है। उसने पहले से प्लानिंग की हुई थी और गाड़ी गिरने से चंद सेकंड पहले वह कूद जाता है और वो उसी गाड़ी खाई में गिर जाती है। अब चारों तरफ न्यूज़ फैल जाती कि विशाल एसपी साहब की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, खाई में गिर गई है। आनन फानन में पुलिस दल आती है, बचाव राहत वाले भी आते हैं और गाड़ी को किसी तरह निकालते हैं, क्योंकि गाड़ी में आग लग चुकी थी, आग बुरी तरह से जल चुकी थी। विशाल की लाश को खोजा जाता है तो विशाल की लाश नहीं मिलती है। अब सब अनुमान लगाते हैं कि गाड़ी पलटने से पहले ही विशाल साहब खाई में गिर गई होगी। बहुत ढूंढा जाता है लेकिन विशाल की लाश नहीं मिलती है। अब बड़े अफसर में और माफिया में सुकून आ गया था। अब वो चैन की नींद सो रहे थे और खूब जश्न मना रहे थे। पार्टियां ही पार्टियां माफियाओं में चल रहा था। लेकिन दोस्तों उनका यह चैन, उनका यह खुशी कुछ ही घंटों का दिन का मेहमान था। अब दोस्तों ऐसा होने लगा था कि मुंबई में आए दिन कभी भी किसी गैंग के 4-5 आदमियों को मार दिया जाता था, फिर दूसरे दिन दूसरे गैंग के 4-5 आदमियों को मारा जाता था। अब आपस में गैंगवार की स्थिति पैदा हो गई थी। एक गैंग वाले समझते कि अपना कायम करने के लिए दूसरे गैंग ने अपने आदमियों को मारता है, दूसरे गैंग वाले समझते थे कि उस गैंग वाले ने अपना हक जमाने के लिए हमारे गैंग आदमियों को मारता है। एक दूसरे पर वो अटैक करने लगे थे। मुंबई की कहानी और मुंबई की स्थिति दोस्तों बेकाबू होती जा रही थी। अब बड़े बड़े अफसर की मीटिंग होती है कि मुंबई को काबू में करो। अब बड़े बड़े अफसर मीटिंग करते हैं कि यहाँ एक ईमानदार आदमी चाहिए। ईमानदार पुलिस वाले को चुन चुन के मुंबई में लाया जाता है। इसी क्रम में दोस्तों उत्तर प्रदेश से अरुण को भी लाया जाता है, क्योंकि वो भी ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और अच्छे निशानेबाज था। सभी अफसर बोलते हैं कि जब तक विशाल जिंदा था तब तक क्राइम पर कंट्रोल था, लेकिन विशाल के जाते ही क्राइम बेकाबू हो गया है। लेकिन एक बात और थी, गुंडे रोज मर रहे थे आपस में गंगवार करके, लेकिन यह बात कोई समझ नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। अब दोस्तों एसपी अरुण को बुलाया जाता है। उत्तर प्रदेश से एसपी अरुण आते हैं, वहाँ सारे फाइल की पढ़ते हैं और विशाल के बारे में भी जानते हैं। उन्हें बड़ा अफसोस होता है क्योंकि वह उनका दोस्त होता था। दोस्त की सारे बातें याद आ जाती है। अब वह भी कसम खा लेता है कि मैं विशाल मेरा दोस्त था, मैं उसकी कसम को पूरा करूँगा, यानी कि मुंबई को क्राइम मुक्त कर दूँगा। और दोस्तों अरुण भी वही रास्ते पर चल जाता है जो उसका दोस्त चला करता था और निकल जाता है और अकाउंट करना शुरू कर देता है। अकाउंटर करते करते एक बार फिर माफियाओं में खलबली मच जाती है। दोस्तों जब वह अपने दोस्त का एक बात वह अदा करता था तो उसके दिल में जुनून पैदा हो जाता था। बोला एक तो पहले मेरा विशाल था, अब दूसरा आ गया है अरुण, अब क्या करें। अरुण पर भी किसी अफसर का दबाव या प्रभाव नहीं पड़ता था। वो भी दोनों बेखौफ होकर जहाँ भी मौका मिलता माफियाओं को ठोकना शुरू कर देता था और दौड़ा दौड़ा कर माफियाओं को मारा करता था। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है, अरुण ड्यूटी समाप्त करके अपने क्वार्टर की ओर जा रहा था। तभी एक गाड़ी सामने से आकर रुकती है और उसमें से 4-5 माफिया निकलते हैं। पिस्टल लिए हुए अरुण के ऊपर फायर कर देते हैं। अरुण भी बहादुर एसपी था, वह भी फटाफट छलांग लगाकर गाड़ी से निकल जाता है, अपना पिस्टल निकाल कर तान देता है और जवाबी फायरिंग करना शुरू कर देता है। दोस्तों ये फायर की आवाज़ से उसी रोड के किनारे एक भिखारी सोया हुआ था, वह उठकर बैठ जाता है और देखता है कि एसपी अरुण के ऊपर 5 बदमाश मिलकर फायर कर रहे हैं और चारों बदमाश गाड़ी कोर्ट में थे और एसपी साहब खुले में थे और अपनी बचाव भी कर रहे थे और बदमाशों को ऊपर फायर भी कर रहे थे। तभी दोस्तों 2 गोली चलती है और एसपी के हाथों में लगती है, एक पैरों में लगती है। अरुण से पिस्टल छूट के गिर जाता है, वो लड़खड़ाने नीचे गिर जाता है। तभी माफियाओं को देखते हैं वो अरुण का पिस्टल नीचे गिर जाता है तो 4-5 माफिया उसके सामने गाड़ी के ओर से बाहर निकलते हैं और पिस्टल लहराते हुए हंसने लगते हैं और बोलते हैं एसपी अरुण तरफ बढ़ते हैं। और अब एसपी अरुण ने ये समझ जाता है कि अब उस मेरा शहीद होने का समय आ चुका है। दोस्तों जब वो भिखारी सोया हुआ उठकर सब देख रहा था, दोस्तों वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह समझ जाता है कि अब मुझे शहीद होने का समय आ गया है। तब तक हवा में फायर होता है और उन 5 बदमाशों को उठा के चीख में बदल जाती है।
जब एसपी अरुण हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि पांचों बदमाश के सिर पर सुराख हुआ पड़ा है। वो धरती पर धराशायी हो चुका है, गिर चुका है। जब उसकी नज़र इधर उधर जाती है तो देखते हैं वह भिखारी जो मेला कुचूला बैठा हुआ, फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ था, रोड के बगल में वह पिस्टल को अपने गंदे से झोले में छुपा रहा है। यह देखकर एसपी अरुण हक्के बक्के से रह जाते हैं कि एक भिखारी इतना तगड़ा निशाना कैसे लगा सकता है, इतना सटीक निशाना कैसे लगा सकता है। पांचों के सिर में ही गोली मार कर मौका नहीं दिखा। वो भिखारी की तरफ बड़ा ही असमंजस से देखता है और देखकर हैरान रह जाते हैं। और भिखारी से बोलता है कैसे, भिखारी जब वो अरुण को देखता है तो बोलता है कैसे हो अरुण, ठीक तो हो ना। तभी एसपी अरुण और भी असमंजस में पड़ जाते हैं और वह अपने मन में सोचते हैं अभी मुझे मुंबई आए 10 दिन ही हुआ है, यह मुझे पहचानता कैसे है और मेरा नाम कैसे जानता है। वह अपना दर्द भूलकर वह भिखारी की तरफ बड़ा ही गौर से देखने लगता है और हैरान से देखने लगता है। तभी वह भिखारी मुस्कुराता हुआ बोलता है चीर कर बहा दूंगा लहू को, लहू सीने का, चीर कर बहा दूंगा लहू सीने का। तो अरुण यही तो मज़ा है बिना ज़िंदगी में वर्दी में जीने का। दोस्तों डायलॉग जैसे ही भिखारी बोलता है अरुण साहब एकदम से उछल के खड़े हो जाते हैं, अपना दर्द को परवाह ना करते हुए आकर उनके गले में लिपट जाते हैं। बोलते हैं अरे विशाल तुम जिंदा हो। अब मरे खुशी में दोस्तों दोनों रोने लगते हैं। अब वो भिखारी बोलता है जो कि सच में असल में एसपी विशाल था, ज़्यादा बातें मत करो, तुम्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। और उसे कंधे पर डालता है और अरुण की गाड़ी पर ले जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। और वहाँ से पुलिस टीम को फ़ोन कर देता है कि तुम्हारे एसपी साहब को गोली लगी है। आनंद फानंद पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। पुलिस पहुँचने से पहले ही विशाल अपने दोस्त अरुण से कसम ले लेता है कि तुम यह बात किसी को मत बताना, मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। अरुण भी समझ जाता है और किसी को कुछ नहीं बोलता है। जब वह स्वस्थ हो जाता है तो एक दिन विशाल उससे मिलने आता है और उसे अपने घर ले जाता है और सारी कहानी अपनी बताता है उसके साथ कैसे क्या हुआ। बोला कि मैंने सोचा वर्दी में रहकर, बंदिश में रहकर हम काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बंदिश थी। विशाल साहब बताते हैं नेताओं की बंदिश, मंत्री की बंदिश, बड़े बड़े अफसरों का दबाव, तुम पर अकाउंट ना करो, तुम अकाउंटर ना करो। फिर वो लोग एक साजिश के तहत मेरी पोस्टिंग मुख्यालय में कर देते हैं। फिर मैंने एक प्लान बनाया और अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करा दिया और मैं खुद खाई में गिर गया। मैं बिना बताए अब मैं भिखारी का भेष में मुंबई में घूमता हूँ। जहाँ भी मुझे क्राइम का अंदाज़ा होता है रात को उसे सफाया कर देता हूँ। अब मेरे ऊपर कोई इसी का दबाव नहीं है और मैंने अपनी पत्नी के लाश के ऊपर कसम खाई है इस मुंबई के क्राइम से मुक्त कर दूंगा। एसपी अरुण समझ जाता है और बोलता है कि दोस्त तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मुहिम और हम तुम्हारी इस प्रतिज्ञा में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। फिर दोनों प्लानिंग बनाते हैं, बोलते हैं ठीक है तुम वर्दी में काम करो, मैं भिखारी बनकर काम करूँगा, दुनिया के लिए मुझे मरा ही रहने दो। और दोस्तों दोनों दोस्त मिल के मुंबई में कोहराम मचा देते हैं। दिन और रात अपराधियों को सफाया करते रहते हैं। जहां भी मौका मिलता दोनों लोग अपराधी को ठोक देते हैं। जहां एसपी अरुण को बंदिश का शिकार होना पड़ता था, दवा मिलता था, यहाँ यह काम नहीं करना है, वहाँ एसपी विशाल भिखारी की भेष में जाता था और माफियाओं को, गुंडों को मार देता था। ना माफियाओं को ये बात समझ आती थी कि ना बड़े अफसर को समझ में आती थी कि आखिर में माफियाओं को सफाया कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है, उन्हें मार को रहा है। दोस्तों ये कहानी ऐसी चलती रही और आगे भी चलती रहेगी। कहते हैं ना दोस्तों जब दुनिया जश्न मनाती है तो पुलिस वाले फ़र्ज निभाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो को ज़रा सा भी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे और आप लोग के साथ इस तरह से वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।